हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ। ठीक है, इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ। पहले हम जनजातियों को समझ लेंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे। ठीक है, आइए एक एक पॉइंट करके समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत में पाई जाने वाली जनजातियों का 1.09% उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट है, अभी लिखिएगा मत, पहले समझ लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों की संख्या, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का 0.6% है, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजाति समूह में सर्वाधिक गोंड समूह की जनजाति पाई जाती है। गोंड समूह की जनजाति पाई जाती है। एक पॉइंट और लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में जनजातियों की बात करें तो भारत में पाई जाने वाली जो टोटल जनजातियां हैं उसका 1.9% उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसको लिखिए। भारत में पाई जाने वाली जनजातियों का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या में 0.6% भाग अनुसूचित जनजातियों का। मतलब कहने का कि जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की मान लीजिए 24 करोड़, उसमें से अगर बात करें अनुसूचित जनजातियों की जो जनजातियों का जो प्रतिशत है वो 0.6% है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजाति को जो समूह है उसमें सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है गोंड समूह है। ठीक, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अगर राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो मैंने जो बोला है, मतलब जब मैं लिख रहा था तब भी मैं बोल रहा था, आप आराम से वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है,
ठीक है, अब हम एक एक करके सारी जनजातियों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थारू जनजाति के बारे में। अगर थारू जनजाति की बात करें हम, तो यह उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र एवं बलरामपुर में पाई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट है थारू जनजाति के लोग, थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है थारू जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की विशेषता है कद में छोटे होते हैं। ठीक, चौड़ी मुखाकृति होती है इनकी, चमड़ी का रंग पीला होता है। ठीक, अगला पॉइंट, इनका मुख्य भोजन चावल है। इनका मुख्य भोजन चावल है। ठीक, एक अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक, एक अगला पॉइंट, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक, एक पॉइंट और है, बजहर नामक पर्व थारू जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। समझ लीजिए चीज़ों को। ठीक है, अगर हम बात करें थारू जनजाति के बारे में, तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र एवं बलरामपुर में पाई जाती है। ठीक है,
कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र एवं बलरामपुर में थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है, किरात वंश। ठीक है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो थारू जनजाति के लोगों की जो शारीरिक संरचना की बनावट होती है वो कद में छोटे होते हैं और उनकी चमड़ी का रंग पीला होता है और उनका जो मुंह की आकृति होती है वो चौड़ी होती है, मतलब चौड़ी मुखाकृति वाले होते हैं। अगर उनके मुख्य भोजन की बात करें तो थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। ठीक है। अगर हम बात करें थारू जनजाति के बारे में तो थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक। अगले पॉइंट में है कि थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट है कि बजहर नामक पर्व थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, या बजहर नामक पर्व थारू जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए चीज़ों को। ये थारू जनजाति हो गई। अगली जनजाति है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति, इसके बारे में देख लीजिए क्या है। तो विक्सु विक्सु पंचोई और दियाई उत्सव जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक। अगला एक पॉइंट ये है जौनसारी जनजाति के बारे में कि रासो रासो घुमसू, ये धुमसू नहीं है, घुमसू है। ठीक है, घुमसू घोड़ो, घोड़ो है। ठीक है, थीई, ठीक है, घुंडचा तथा अंडे कांडे नित्र जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ठीक, देख लीजिए जौनसारी जनजाति के बारे में। जौनसारी जनजाति, हेडिंग डालिए, लिखिए, जौनसारी जनजाति विक्सु पंचोई एवं दियाई उत्सव मनाती है। ठीक, कौन कौन से? विक्सु पंचोई और दियाई उत्सव जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो रासो घुमसू धीई ढूंढचा तथा आंडे कांडे नृत्य, रासो घुमसू घोड़ो धीई घुंडचा एवं आंडे कांडे नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगली जनजाति की अगर हम बात करें तो अगली जनजाति है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति के बारे में समझ लीजिए आप। बुक्सा, बुक्सा या भोक्सा, भोक्सा ये भा है, भोक्सा जनजाति। इसमें क्या है ये देख लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक, बुक्सा जनजाति के बुक्सा जनजाति के पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है बुक्सा जनजाति
चामुंडा देवी की पूजा करती है। ठीक। बुक्सा जनजाति की कृषि का, नहीं सॉरी, बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था, बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ठीक। एक पॉइंट ये है कि बुक्सा जनजाति के लोगों में विधवा विवाह एवं बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। ठीक है, लिख लीजिए बुक्सा जनजाति के बारे में। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक। बुक्सा जनजाति के पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, बुक्सा जनजाति चामुंडा देवी की पूजा करती है। ठीक है। अगर बात करें बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि है। अगला पॉइंट है, विधवा विवाह एवं बहुपत्नी विवाह प्रचलित है बुक्सा जनजाति में। ठीक है। मतलब अगर पूछ लेगा कि बहुपत्नी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, जैसे आपको खारवार, बुक्सा या परहिया या सरहिया या गोंड कोई भी दे दिए, तो इसका आंसर होगा कि बुक्सा जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। आइए देख लेते हैं बहुपत्नी विवाह का कंसेप्ट क्या है। बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है बहुपत्नी विवाह। ठीक है। अगर हम बहुपत्नी विवाह की बात करें तो एक पति होता है और 2, 3, 4 पत्नियां हो सकती हैं। ठीक है, ये बहुपत्नी विवाह है। अ, होता क्या था, इसका कंसेप्ट ये था कि मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश या चित्रकूट वाले एरिया में देख लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास 100 बीघे की ज़मीन है। ठीक है। अगर व्यक्ति शादी करता है एक लड़की के साथ, उसके 1 या 2 बच्चे पैदा होंगे। अब क्या करेगा कि 2 बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, 50-50 में। ठीक है। तो इनके लिए जो संभालना था वो बहुत मुश्किल था हमारे पूर्वजों में। जैसे हमारे पूर्वज क्या करते थे कि 2-3 शादियाँ करते थे। अब ये 2-3 4 शादी कर रहा है, मान लीजिए 4 शादी कर रहा है। अगर 4 शादी कर रहा है, सबसे 2-2 बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, 2-2, 2-2, तो ये जो खेत है वो 8 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक। तो खेती आसानी से इंसान कर सकता है। वही इसके विपरीत जो है बहुपति विवाह है कि एक औरत जो होती है, बहुपति विवाह की अगर हम बात करें, बहुपति विवाह की अगर हम बात करें, बहुपति विवाह की बात करें तो इसमें एक स्त्री के साथ 2 या 3 या 4 पुरुष शादी कर सकते हैं। मतलब जो सगे भाई होते हैं लगभग, वो जैसे 5 पांडव थे उनसे जो शादी हुई थी वैसे ही। और ये बहुपति विवाह जो करते हैं, ये पहली बात तो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि बहुपति विवाह का मतलब होता है कि एक जो पति होता है वो कई लड़कियों से शादी करता है। सॉरी, वो तो बहुपत्नी विवाह हो गया। बहुपति विवाह का मतलब एक पत्नी, उसके 2-3 पति होते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें परिवार डिवाइड नहीं हो पाता। इनके पास जो खेत होता है, जो मैदान होता है, खेत जिसमें हम खेती करते हैं, उनकी संख्या कम है। मान लीजिए 10 बीघे ज़मीन है बस। ठीक है, 10 बीघे नहीं, मान लीजिए कि 2 बीघे ज़मीन है बस, उनके पास तो ज़मीन कम होती है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति एक लड़की से शादी करता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, तो वो 2 बीघा एक एक में डिवाइड हो जाएगा, एक एक में। ठीक। वही अगर जो है, जो एक लड़की है उसे 3-4 लड़के शादी करते हैं, 3-4 भाई शादी करते हैं, तो मतलब उनसे जो बच्चे होंगे, इस तरीके से मान लीजिए 2-3 बच्चे हुए, तो इस तरीके से जो होता है वो परिवार बढ़ता नहीं है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी खेत जो है बढ़ता चला गया तो उसमें आप खेती अच्छे से नहीं कर सकते हैं। यही कंसेप्ट होता है इसके जस्ट विपरीत बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह में। ठीक है। इसमें एकता होती है परिवार में, मतलब सब लोग मिलके खेती करते हैं, खेत बढ़ता नहीं, क्योंकि वहाँ वो पहाड़ी इलाकों में खेत वगैरह कम होते हैं। ठीक है। और यहीं ये मैदान वाले इलाकों में, जैसे मध्य प्रदेश वाले में, इस यहाँ पे खेत ज़्यादा होते हैं, उसको संभालने के लिए वो बहुपत्नी विवाह करते हैं। ठीक है। बात करें बुक्सा जनजाति की तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है और इसके पंचायत का सर्वोच्च जो है वो तखत कहलाता है।
अगर बात करें किसकी पूजा करता है, तो ये बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। अगली हम बात करें कि बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि है, और इसमें विधवा विवाह और बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। ठीक, अब बात कर लेते हैं माही गिर जनजाति के बारे में। अब बात करते हैं माही गिर जनजाति के बारे में। ठीक है, माही गिर जनजाति, अगर माही गिर जनजाति की बात करें हम, समझ लीजिए यह बिजनौर जिले में पाई जाती है। यह बिजनौर जिले में पाई जाती है। माही गिर जनजाति की माही गिर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। ठीक, माही गिर जनजाति का उल्लेख गिर जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक, अगर हम बात करें माही गिर जनजाति के बारे में, तो माही गिर जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें माही गिर जनजाति की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो माही गिर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि माही गिर जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है, ये हो गई माही गिर जनजाति। अगली जनजाति अब देख लेते हैं हम, आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर राइटिंग आपको नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को पॉज करके मेरी बातों को सुन के अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अगली जनजाति की हम बात करें खरवार जनजाति। खरवार जनजाति के बारे में, खरवार जनजाति, अगर खरवार जनजाति की बात करें तो यह यूपी के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो खारवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड में है। झारखंड है। ठीक है, अगला पॉइंट है कर्मा नृत्य खारवार जनजाति से संबंधित है। ठीक, लिख लीजिए। अगर बात करें खरवार जनजाति के बारे में, तो यह जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो खारवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड में है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो कर्मा नृत्य खारवार जनजाति से
संबंधित है। ठीक है, अब एक तरफ लिख लीजिए जनजाति और दूसरी तरफ लिख लीजिए जिला। ऐसे एक तरफ लिख लीजिए जनजाति और वहाँ निवास करने मतलब जो जिस जिले में निवास करती है इधर लिख लीजिए जिला। ठीक, अगर बात करें गौण समूह की, गौण समूह, ठीक, तो गौण समूह में आते हैं गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड। ठीक, ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है? अगर बात करें ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है, तो ये पाई जाते हैं यूपी के पूर्वी जिलों में। कौन कौन देख लीजिए, जैसे सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़। ठीक, अगले की बात करें हम तो खारवार समूह। खारवार समूह की बात करें तो ये पाई जाती है बलिया। हमने पढ़ा भी है खारवार जनजाति के बारे में पहले, इसके पीछे मतलब पीछे। बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। ठीक, अगली जनजाति की बात करें सरहया। ये कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। ठीक, परहया, परहया यह पाई जाती है सोनभद्र में। बैगा, ये भी पाई जाती है सोनभद्र में। पंखा, पंखा या पनिका, ये जनजाति है पाई जाती है सोनभद्र और मिर्जापुर में। आगे बात करें चेरो, ये पाई जाती है सोनभद्र और वाराणसी में। अगरिया, अगरिया पाई जाती है सोनभद्र में। पट्टिका पाई जाती है सोनभद्र में। भुइया, भुइया पाई जाती है सोनभद्र में। ठीक, एक तरफ आप लिख लीजिए जनजाति, दूसरी तरफ लिख लीजिए जिला। अगर बात करें गोंड समूह की, तो गोंड समूह में आता है गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड। ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, लगभग सभी पूर्वी जिलों में पाई जाती है, जैसे कि सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़ में। ठीक, अगर बात करें वहीं खारवार समूह की, तो बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र इत्यादि जिलों में पाई जाती है। ठीक, अगर बात करें सरहया की, तो वह ललितपुर में पाई जाती है। परहया सोनभद्र में पाई जाती है। बैगा
बैगा पाई जाती है सोनभद्र में। पंखा या पनिका पाई जाती है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। अगर बात करें चेरों की तो पाई जाती है सोनभद्र और वाराणसी में। अगरिया पाई जाती है सोनभद्र में। पटिका पाई जाती है सोनभद्र में। भुइया पाई जाती है सोनभद्र में। एक बार फिर से देख लीजिए, भुइया पाई जाती है सोनभद्र में, पटिका सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र और वाराणसी में, पंखा या पनिका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, बैगा पाई जाती है सोनभद्र में, परहिया पाई जाती है सोनभद्र में, सरहया पाई जाती है ललितपुर में। अगर बात करें खारवाड़ समूह की तो बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। अगर बात करें गोंड समूह की तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड ये पाई जाती है सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली, मऊ, जौनपुर और आजमगढ़ में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितनी जनजातियाँ थी हमने सब पढ़ लिया लगभग, मतलब लगभग क्या पूरी ही पढ़ ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।